The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। देश के सबसे युवा क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस के 112वें शहीदी दिवस पर स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने अपने कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित करने पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्रोही के इस अवसर पर कहा कि भारत के आज़ादी इतिहास में शहीद खुदीराम बोस की देश की आज़ादी के लिए किया गया बलिदान अमूल्य एवं प्रेरणादायक है। मात्र 19 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजी हुकूमत ने शहीद खुदीराम बोस के क्रांतिकारी विचारों व कार्यों से डरकर उन्हें फांसी पर लटका दिया। 3 दिसंबर 1879 को जन्मे खुदीराम बोस केवल 18 वर्ष 8 माह 22 दिन की आयु में ही 11 अगस्त 1908 को देश के लिए अपना बलिदान कर दिया था, जिसकी मिसाल दुनिया में बहुत ही कम मिलती है। विद्रोही ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़कर अपना बलिदान करने वाले वे सबसे युवा क्रांतिकारी थे। इतनी छोटी सी आयु में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने पर अपने देश के लिए बलिदान कर देना देशभक्ति की ऐसी मिसाल है जो आज भी हमें बड़ी प्रेरणा देती है। वहीं इतनी छोटी आयु में युवा शहीद खुदीराम बोस को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फांसी देना यह भी बताता है कि अंग्रेजी शासन उनसे कितना खौफ खाते थे। वहीं यह भी प्रेरणादायक है कि देशभक्ति व क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य कितना अमानवीय था। विद्रोही ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस के 112वें शहीदी दिवस पर हमें उनकी राष्ट्रभक्ति व देश के लिए सब कुछ बलिदान करने की भावना से प्रेरणा लेकर आज आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, असमानता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसी समाज को विनाश करने वाली बुराइयों के खिलाफ आजीवन संघर्ष करने का संकल्प लेना चाहिए। इस महान शहीद की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। WHO के मुताबिक इस समय दुनिया भर में 21 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के दौरे में है। एक और जहां दुनिया भर के विशेषज्ञ अपनी वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण में पहुंचा रहे हैं, वहीं रूस की वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया है। खबर है कि 12 अगस्त को वैक्सीन का पंजीकरण कराया जाएगा। रूस के दावे पर गौर करें तो यह वैक्सीन दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कहलाएगी। रूस में तैयार हुई कोरोना वैक्सीन रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संस्था गैमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुशुकोव के मुताबिक उनकी वैक्सीन ट्रायल में सफल रही तो अक्टूबर से इस देश में बड़े पैमाने पर लगाए काम शुरू कर दिए जाएंगे। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के नागरिकों को राहत देते हुए कहा कि इस टीकाकरण अभियान में आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग गिदनेव को बताया कि वैक्सीन का अंतिम चरण का ट्रायल अब खत्म होने के कगार पर है। अभी तक वैक्सीन ने बेहतर परिणाम दिए हैं, लेकिन हमें पता है कि इसका अंतिम चरण काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन की ताकत का अंदाजा तभी लगाया जा सकेगा जब बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। ओलेग गिदनेव ने बताया कि हमारी तरफ से वैक्सीन को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और 12 अगस्त को दुनिया की पहली वैक्सीन का पंजीकरण कराया जाएगा। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई बड़े देशों के वैज्ञानिकों ने रूस की ओर से विकसित की गई वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन ने एक वैक्सीन को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। इन सभी देशों के विशेषज्ञों को रूस की वैक्सीन पर इसलिए संदेह है क्योंकि उन्होंने इस वैक्सीन के परीक्षण के संबंधित कोई भी साइंटिफिक डाटा जारी नहीं किया है। वहीं अगली खबर, WHO ने कहा कि कोरोना वैक्सीन में मौसम प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके चलते इस खतरनाक वायरस पर अंकुश पाना कठिन होता जा रहा है। कोरोना से लगभग पूरी दुनिया जूझ रही है। महामारी का प्रकोप इस कदर बढ़ता जा रहा है कि संक्रमित लोगों का वैश्विक आंकड़ा 2 करोड़ के स्तर को पार करने जा रहा है। अब तक दुनिया में 7,30,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के आपात मामलों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि श्वसन तंत्र पर हमला करने वाले इन्फ्लुएंजा जैसे वायरसों की तरह कोरोना वायरस नहीं है। इन्फ्लुएंजा का खासतौर पर सर्दी के मौसम में प्रसार होता है, जबकि कोरोना महामारी गर्मी में भी बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर माइकल रेयान ने बताया कि कोरोना वायरस में इस तरह की मौसमी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। रेयान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की यह वैश्विक एजेंसी लगातार उन देशों को भी संक्रमण की रोकथाम संबंधित सलाह दे रही है जहां महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण पा जा चुका है। शारीरिक दूरी और मास्क पहनने जैसे जरूरी उपाय के पालनों को जारी रखने की भी जोर दिया जा रहा है। वहीं अगली खबर,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश में कोरोना वायरस संकट के बावजूद अगर अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा नहीं हुई तो डिग्रियों की कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। यूजीसी की तरफ से शीर्ष अदालत में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में दाखिल कई याचिकाओं पर अपना पक्ष रखा, जिसमें यूजीसी के 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के आदेश को चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ के संबद्ध तुषार मेहता ने कहा कि परीक्षाओं को न कराने के छात्र में हित में नहीं है। उन्होंने शीर्ष अदालत से दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार से शपथ पत्रों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसमें दोनों राज्यों ने राज्यों के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं टालने का निर्णय लिया। फिलहाल शीघ्र अदालत ने मामलों को शुक्रवार तक स्थगित कर दिया है। उन्हें अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यूजीसी की एकमात्र निकाय है जो डिग्री देने के लिए अधिकर्ता है। वहीं अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद मेनका गांधी ने सोमवार को कहा कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को हेलमेट और मास्क के लिए परेशान ना करे। अब जनता को समझना है कि उसे खुद कितनी फिक्र है। अपने सांसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के समीक्षा बैठने के दौरान उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के बाद बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पूरी तरह खोलने के निर्देश दिए और कहा कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को हेलमेट अथवा मास्क के लिए परेशान ना करे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना को लेकर पूरे देश में सख्ती है। हमें मालूम है कि उनका काम है नियम रखना, लेकिन मास्क नहीं है तो नहीं है। वह मरे तो हमारी बला से, लेकिन इनके ऊपर पैसों की वसूली ना हो। पत्रकारों को ब्लैकमेलर की संज्ञा से नवाजते हुए उन्होंने कहा कि वेयरहाउस में रात में लोडिंग अनलोडिंग होती है, क्योंकि दिन में ट्रक तो आ नहीं सकते और रात में ही आएंगे। अब क्या होता है कि प्रेस वाले इनकी तस्वीरें खींचते हैं, अखबारों में डालते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। श्रीमती गांधी ने कहा कि जिन्होंने कोरोना है अपने घरों में ही सीमित रहे और मुख्यमंत्री से भी ऐसा ही कहा। आज के बाद ऐसे ही होगा, नहीं तो क्या हो रहा है, सारी दुकानें बंद, सारे व्यापारी मर जाएंगे। इस समय सांसद इन 3 बातों से लोगों को राहत देगा और श्रीमती गांधी ने हित में बात कर रही और उनका हित चाह रही है। वहीं अगली खबर, आईपीएल 2020 के आयोजन से ठीक पहले वीवो आईपीएल के टाइमलाइन स्पॉन्सरशिप के पीछे हटने के बाद बीसीसीआई को वित्तीय संकट से उबरने के लिए बाबा रामदेव के ब्रांड पतंजलि आगे आ सकता है। स्वदेशी ब्रांड के रूप में उभरा पतंजलि इस मौके को फायदा उठाना चाहता है। रामदेव के प्रवक्ता एसके गुप्ता तिजारावाला ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम इस साल आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप पर विचार कर रहे हैं ताकि पतंजलि को ग्लोबल मार्केटिंग ब्रांड बनाया जा सके। पतंजलि इस वक्त बीसीसीआई के समक्ष रखने के लिए प्रपोजल तैयार कर रहा है। वीवो एक चाइनीज ब्रांड है। लद्दाख में 20 सैनिकों की शहादत के बाद से ही बीसीसीआई पर चीनी ब्रांड वीवो से अलग होने के दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अंततः कोरोना महामारी के बीच आर्थिक संकट को देखते हुए वीवो खुद ही स्पॉन्सरशिप से पीछे हट गया। 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच आईपीएल खेले जाएंगे। इस बार आईपीएल भारत की जगह यूएई में आयोजित किया जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पहले ही ये कह चुके हैं कि वो वीवो से पीछे हटने के बावजूद आईपीएल आयोजन में किसी प्रकार की वित्तीय समस्या नहीं होगी। सभार, डेली हंट, डेली होम, भड़ासपुर मीडिया। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।